सीएनटी एक्ट कब से लागू हुआ? सर ये 1908 से लागू हुआ है। डेट बताओ। 11 नवंबर 1908। ये कहाँ से गजट पब्लिश हुआ, पटना या रांची से? सर ये गजट उस वक्त कोलकाता से प्रशासित कलकत्ता होता था से क्यों हमारा। निकला? गिरिडीह क्यों प्रसिद्ध है? सर गिरिडीह 2-3 चीजों के लिए फेमस है सर। बताइए। एक तो मिनरल्स के लिए भी फेमस है, हाँ। क्योंकि वहाँ रूबी अब्रक पाया जाता है जो हाँ, काफी सही। प्रेस्टिजियस होता है सर। हम्म। और कोयला के लिए फेमस है, मिनरल के हिसाब से देखा जाए। और सर अगर पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो पारसनाथ पर्वत जो है एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र है और धार्मिक केंद्र भी है सर। ये जैन समुदाय का दूसरा सबसे बड़ा ये धार्मिक केंद्र माना जाता है। हाँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। क्या हिंदी में इंग्लिश में? हिंदी में सर। हिंदी। अच्छा ये बताइए आदर्श सर कि आपने कॉलेज से तो 2017 में किया है मैथ्स ऑनर्स, यस सर। और उसके बाद 2017 से आप क्या कर रहे हैं? सर 2018 से मैंने जेपीएससी की तैयारी शुरू की थी। और सर जब 2 साल करीब मैंने तैयारी की, उसके बाद से कोरोना के समय आ गया था, तो 2 साल तक कोई वैकेंसी आई नहीं सर। और इसके बाद जो 7वीं से 10वीं जेपीएससी आई वो 2021 में आई सर। उसको मैंने अटेम्प्ट किया और मैंने मेंस भी लिखा। कुछ नंबर से मेरा इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद सर मैं कुछ छोटे बच्चों को पढ़ाने भी लगा था और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहा था। तो आपका ये दूसरा अटेम्प्ट है? यस सर, ये दूसरा अटेम्प्ट है मेरा। ओके। और कोई आपकी इसमें आपने कोई हॉबी नहीं लिखी है, एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ गेम्स खेलते हैं, कुछ इंटरेस्ट है? यस सर, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। क्रिकेट खेलते हैं? यस। आपने लिखा नहीं ना इसमें स्पोर्ट्स में, इसलिए। और कुछ हॉबी? नो सर, मैं जब समय मिलता है थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लेता हूँ। और मिस्टर सूरज जी, बीएससी मैथमेटिक्स से किए हो ना? बिल्कुल किस कास्ट के हो? सर, जाति मेरी यादव है सर। जादव। ये बताओ कि जादव की जमीन छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट में, क्योंकि आपके यहाँ छोटा नागपुर टीनेंसी ट्रांसफरेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। ये आप जादव माने आपके माताजी पिताजी जमीन को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं? सर आर्टिकल 4 जो सीएनटी का जो धारा 46 है सर, उसमें बोलता है कि एक क्लॉज इसमें ये भी है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भी जमीन जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होंगे सर। अगर वो होंगे तो आप हैं कि नहीं हैं जादव जी? बिल्कुल सर, उसमें आते हैं हम। ओबीसी कैटेगरी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में। आप जो हैं उसमें जादव जी लोग नहीं आते हैं, समझ गए ना? क्लियर कर लीजिए। सेक्शन 46 में आपने सेक्शन ठीक बताया, लेकिन आपका कास्ट नहीं है उसमें। कुर्मी है, हजाम है, समझ गए ना? BC1 BC2 दो कैटेगरी बांट दिया तो गया वो जो है BC1 वाले को आई थिंक आप नहीं हो उसमें, इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए। 46 छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट का सेक्शन 46 में 32-33 आदिवासी, 21-22 हरिजन और 51-52 पिछड़ी जातियों के लोग हैं। उनका जमीन बिना डिप्टी कमिश्नर के आदेश के ट्रांसफरेबल नहीं है। और दूसरी बात ये बताइए कि आपका गिरिडीह में घर है, गिरिडीह क्यों प्रसिद्ध है? सर गिरिडीह 2-3 चीजों के लिए फेमस है सर। बताइए। एक तो मिनरल्स के लिए भी फेमस है, हाँ। क्योंकि वहाँ रूबी अब्रक पाया जाता है जो हाँ, काफी सही। प्रेस्टिजियस होता है सर। और कोयला के लिए फेमस है, मिनरल के हिसाब से देखा जाए। और सर अगर पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो पारसनाथ पर्वत जो है एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र है और धार्मिक केंद्र भी है सर। ये जैन समुदाय का दूसरा सबसे बड़ा ये धार्मिक केंद्र माना जाता है। ठीक। उसके अलावा सर हमारे गिरिडीह में एक झारखंड धाम करके जगह है, वो भी सर धार्मिक बहुत केंद्र फेमस से- है। हाँ, वो काफी फेमस है गिरिडीह क्षेत्र में भी। और गिरिडीह जिला झारखंड के किस कमिश्नरी के अंतर्गत है? सर उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। वो उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? सर हजारीबाग में इसका मुख्यालय। तो उसमें कितने जिले हैं? सर उसमें मैं काउंट करके सर बताऊं? अकाउंट करो, बता देता हूं मैं। हजारीबाग है, हाँ सर, मैं बता सकता हूँ। हजारीबाग है, चतरा, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ से। रामगढ़ 7 सबसे बड़ा 7 कमिश्नरी है। यहाँ कौन सा एक्ट लागू है? सीएनटी सीएनटी एक्ट। एक्ट लागू है सर। सीएनटी एक्ट कब से लागू हुआ? सर ये 1908 से लागू हुआ है। डेट बताओ। 11 नवंबर 1908। ये कहाँ से गजट पब्लिश हुआ, पटना या रांची से? सर ये गजट उस वक्त कोलकाता से प्रशासित होता कलकत्ता था से क्यों हमारा। निकला? कलकत्ता से क्यों निकला? क्योंकि सर हमारा जो भी स्टेट हुआ ही नहीं था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों सभी बंगाली ही थे। बंगाल से ही वो प्रशासित होते थे सर। बंगाल
सीएनटी एक्ट को लागू करने में किसका सबसे बड़ा योगदान था, जो क्रिश्चियन मिशनरी था? सर जॉन हॉफमैन उनका नाम है, उन्होंने ही इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ था। ब्लूप्रिंट तैयार किया। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के स्पेशल फीचर्स क्या हैं? सर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट सिर्फ एक्ट नहीं है सर, ये सामाजिक जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक जीवन को संरक्षण करने का एक माध्यम है सर। ट्रांसफर ऑफ लैंड का परमिशन बिना डीसी के बिना डीसी के आदेश का नहीं हो सकता है सर। ठीक है। इसमें सिर्फ जमीन को लेकर के नहीं है सर, उनकी संस्कृति को भी संरक्षण दिया गया है सर इसमें। उनके औरतों को लेकिन प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं है सर लेकिन बाद में संशोधन करके उसमें किया नहीं गया है। नहीं नहीं, बाद में कोई संशोधन नहीं हुआ है। इट इज द ओनली एक्ट, ये सोसाइटीज पेट्रियार्कल, पेट्रीलोकल एंड पेट्रीलिनियल। This is contradiction of the men and women's equality, because the act is guided by, or Adivasi society is guided by traditions and customs mentioned in section 8 of the Chota Nagpur Tenancy Act. मुंडारी खुटकट्टीदारी जानते हो? बिल्कुल सर। क्या होता है? सर वैसा मुंडा व्यक्ति या मुंडा समाज का वैसा व्यक्ति जिसने पहली बार झारखंड के भूमि को साफ कर खेती लायक बनाया उसे, और अपने निवास स्थान भी बना। निवास स्थान भी बनाया, तो उस व्यक्ति को मुंडा खुटकटीदार कहा जाता है सर। देवर अंग्रेजी में यह है फर्स्ट सेटलर्स ऑन लैंड, ओरिजिनल फाउंडर्स ऑफ द विलेजेस, देयर रेंट्स वेर फ्री। और इसी में, इसी वर्ड को जो तुम बोले हो, इसी में जो खेती के लायक बनाया और धान की खेती को लाया, तो उसे कोरकर कहते हैं। कोरकर भूमि, बिल्कुल सर। कोरकर भूमि। तो बहुत अच्छा लगा। 2 आदिवासी लड़कों का मैंने इंटरव्यू लिया, वो लोग नहीं बता पाए, आप श्रीमान बताए, सूरज जी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आपका वेरी गुड। समझ गए? अच्छा, मिस्टर यादव, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अनाउंसमेंट था कि एक देश एक इलेक्शन। बिल्कुल सर। यस उस पर एक कमेटी बनी थी। बिल्कुल सर। इस कौन हेड कर रहा था? सर रामनाथ गोविंद जी हेड कर रहे थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। बिल्कुल सर। उसके बाद क्या हुआ? सर इसके लिए बहुत कुछ संशोधन करने की उसमें बोला गया है कि रिकमेंड जो किया गया उसमें से संशोधन करना है। एक तो क्योंकि सर अगर एक देश एक चुनाव होगा तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि सभी स्टेट के जो असेंबली हैं, क्योंकि उसका चुनाव से अलग अलग समय में हो रहा है, तो किन्हीं के कार्यकाल को घटाना होगा, किन्हीं के कार्यकाल को बढ़ाना होगा। वो ठीक है, तो वो ये नहीं ऐसा है कि अब उसको बिल जो है वो पार्लियामेंट में सबमिट हो गया है और उस सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। अब ये बताइए कि आपके ख्याल से, देखिए इसमें मेन चीज़ ये होगी कि उन्होंने रेकमेंड ये किया है कि जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा तो उस समय जितनी भी स्टेट की असेंबलीज है सबको डिसॉल्व कर दिया जाए, चाहे किसी का 3 साल हो या 1 साल हो या 2 साल हो। अब इसमें दोनों तरह के यूज़ हैं, कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट। तो आपका क्या ख्याल है, ये अच्छी स्कीम है कि नहीं? सर इसके दोनों पर्सपेक्टिव को देखना होगा सर, क्योंकि सर एक देश एक इलेक्शन होता है तो उससे सर बहुत सारे हमारे फायदे भी हैं। जैसे कि सर एक तो वित्तीय burden जो होता है चुनाव में वो बहुत ज़्यादा होता है सर, उसमें कटौती आएगी। दूसरा सर प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि सर देश में कहीं ना कहीं हर एक वर्ष चुनाव होते रहते हैं, जिस वजह से योजनाएं प्रभावित होती हैं, स्कीम्स प्रभावित होती हैं, तो उसमें सर एक अच्छा कदम हो सकता है इस दिशा से। लेकिन इसके काउजेज भी हैं सर कि इससे चुनाव में ना केंद्रीय मुद्दों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा और क्षेत्रीय मुद्दों की अवहेलना हो सकती है, और ये इसका डिमेरिट पास होता है। उसके अलावा से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसकी अवहेलना हो सकती है सर इस तरह के चुनाव में। किस तरह से? अगर वो एक देश एक चुनाव होता है तो उसमें जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं उनको क्यों नुकसान है? पहली बात तो सर उनका एक तो पकड़ उतना, जैसे राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां होती है उनके पास तो उनका क्षेत्र में पकड़ अच्छा होता है, उनकी आर्थिक स्थिति या बोल सकते हैं कि वो उस हिसाब से भी ठीक होते हैं। आपने मैथ से ऑनर्स किया ना, इसके बाद आगे पढ़े? नहीं सर, मेरा जो लक्ष्य था वो था सिविल सर्विस को ज्वाइन करना सर, तो इस वजह से मैंने ज़्यादातर फोकस में इस पर किया सर। क्या आपने कभी यूपीएससी के लिए भी तैयारी किया? सर मैंने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, लेकिन प्रॉपर तरीके से यूपीएससी के लिए उनके इतनी मतलब सिलेबस को फॉलो करके मैंने तैयारी नहीं की। मतलब जेपीएससी के दौरान ही मैंने यूपीएससी एक बार लिखी थी सर। पीटी वगैरह निकाले? नहीं सर, मैं 50 के राउंड में मेरा रह गया था मार्क्स। तो झारखंड का मेन नदी कौन सा है, मुख्य नदी?
सर मुख्य नदियों की बात की जाए तो एक तो सर सबसे पहले दामोदर नदी है जो झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सर स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी जिसका नगड़ी से ही उद्भव है सर। और उसके अलावा सर बराकर नदी है जो दामोदर की सहायक नदी है। उसके अलावा सर बोला जाए तो एक बूढ़ा नदी करके है जिसमें बूढ़ा का जलप्रपात भी है हमारे वो लातेहार क्षेत्र में बहता है सर। ये कहानी करती है दामोदर नदी। ये इसका छोटा नागपुर लातेहार जिले से टोरी नाम के स्थान से निकलती है सर। और इतना ही नदी बोले और नहीं बोले। अच्छा ये बताइए झारखंड में भी सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? सर पारसनाथ है। पहाड़ पारसनाथ हुआ है। बिल्कुल सर। और इसके बाद सेकंड में कौन आता है? सर गढ़वा का एक है जिसका नाम मैं सर भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसका नाम। झारखंड का भी मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर MS वर्मा जी हैं, माननीय न्यायाधीश MS वर्मा जी। MS वर्मा, न्यायाधीश MS वर्मा जी। झारखंड का हाँ सर वो हैं। और अभी उनको न्यायाधीश त्रिलोक जी को अपॉइंट करने की बात की जा रही है सर। हमारे जो नहीं, अभी प्रेजेंट में उनका MS वर्मा करके नाम है सर, न्यायाधीश MS वर्मा। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? राज्य के सर, राज्य के ना, फाइनेंस बिहार झारखंड। झारखंड के ना सर माननीय राधा कृष्ण किशोर जी। झारखंड में सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। कहाँ लोहा का उत्पादन सबसे अधिक होता है झारखंड में, सरिया खास करके? सर अगर उत्पादन के दृष्टि से देखें तो बोकारो स्टील प्लांट का जो क्षमता है वो सर्वाधिक है सर। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में देखें और प्राइवेट उपक्रम में देखें सर तो टाटा का जो है टाटा स्टील प्लांट है उनका सर। वो तो हो गया सरकारी। आपके गिरिडीह में सर मोंगिया का स्टील प्लांट वहाँ पे तो एक है उसी तरह का करीब 30 के बराबर है इंडिया में सबसे अधिक सरिया खास करके। ऐसा अभी बोले आपसे वो गिरिडीह में ही होता है। हाँ और गिरिडीह में और कौन कौन सा मिनरल है? सर अब्रक का वहाँ पे खनन होता है। उसके अलावा सर कोयला वहाँ पे पाया जाता है। कोयला गिरिडीह वाले मेन टाउन के आसपास में पाया जाता है। अब्रक का जो बेल्ट है वो कोडरमा से गिरिडीह तक का बेल्ट उसका है सर। अब्रक का प्रयोग किस किस क्षेत्र में होता है? सर मेनली इसका जो उद्योग इस उद्योग से एक तो विस्फोटक में भी इसका प्रयोग होता है। उसके अलावा सर शीशे उद्योग में प्रयोग किया जाता है। और फिलहाल सर ये रिकॉल कर पा रहा हूँ। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनता है, यस सर, इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी हाई इलेक्ट्रिसिटी पावर को रोक देता है ये। और नहीं तो कोई भी चीज़ जल जाएगा, ट्रांजिस्टर से लेकर के टीवी उवी सब या मोबाइल आपके पॉकेट में प्रयोग नहीं होने से जल जाएगा। ऐसा तो इसलिए है कि गिरिडीह फेमस है। ऐसा। और ये बताइए क्रिकेट का मैच अभी हो रहा है, ऐसा कहाँ है, कितना दूर तक पहुँचा है अभी? क्रिकेट है ना 2020 सर IPL हो रहा है अभी। हाँ सर चल ही रहा। हाँ सर आज सेकेंड क्वालिफायर है मैच है और पंजाब और मुंबई के बीच में है सर। ठीक है। ये बताइए अभी भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ है? कौन है अभी? न्यायाधीश गवई जी हैं, BR गवई। ठीक ठीक है। सूरज, यस मैम। पोस्ट सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने कुछ अनाउंस किया अपने स्पीच में ना, टेररिज्म के बारे में। आइंदा इंडिया का कैसे होगा टेररिज्म की तरफ, क्या हमारे होगा एक्शन? मैम 3 पॉइंट्स में बताया था उन्होंने तो जीरो टॉलरेंस की नीति बताई कि हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे चलेंगे और अगर इस तरह की दूसरी एक्टिविटी होती है तो हम इससे भी ज़्यादा एग्रेसिव रिटेलिएट करेंगे मैम को लेकर के। और एक कि हम लोग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एंड उसमें डिफरेंशिएट मत करेंगे, नहीं करेंगे। इसमें आई थिंक रिकॉल नहीं कर पा रहा मतलब क्या था? मैम ये नहीं रिकॉल कर पा रहा। और 2
पर्सनालिटीज फिल्म लोग का बहुत ही मशहूर है इंडिया में, मगर वो झारखंड के लोग नहीं हैं, और झारखंड से नाता है उनका। आता है। कौन है? एक साउथ का है। एक तो प्रियंका चोपड़ा है यस, वेरी मैम, गुड। और दूसरा साउथ का है साउथ के एक्टर जो हिंदी तमिल में एक्ट करता है। मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ। प्रियंका चोपड़ा क्यों? मैं जहाँ तक मैंने उनके पढ़ा है कि जमशेदपुर में उनकी सिंह। हाँ, दूसरा है आर माधवन, आर माधवन। born in जमशेदपुर। ठीक। ओके, हमारे देश में कई यूरोपियन कॉलोनिस्ट आए थे और सेटल हो गए थे कुछ साल के लिए। पोर्चुगल के बारे में बोलते हैं, वो पहले आए थे इंडिया और लास्ट गए थे, तो इसके बारे में कुछ बताना। बिल्कुल मैम, वास्को डिगामा के द्वारा पहली जो भ्रमण की गई थी, और ये 1498 ईस्वी में आए हुए थे मैम, और उन्होंने फिर पुर्तगीज को यहाँ पे मार्ग दिखाया व्यापार का, मेनली उन्हीं का हाथ उसमें दिखता है मैम। उसके बाद यहाँ पे कॉलोनी बसी पुर्तगालियों की, उसके बाद सीक्वेंस से बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां यहाँ पे आई। लेकिन मैम जितना विकास जैसे ब्रिटिश लोगों ने किया, उतना पुर्तगालियों ने यहाँ पे उतना विकास नहीं कर पाया, फिर उस फायदा नहीं उठा पाए। वो सिर्फ ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए ये ज़्यादा फोकस था उनका। इधर हाँ, लास्ट में इनका गोवा से इनको सैन्य कार्रवाई के द्वारा इनको भेजा गया था मैम। साल फर्स्ट टू कम लास्ट टू गो। यस मैम, ये तो आज़ादी के बाद हुई थी मैम, लेकिन मैं भी के बाद कंफर्म याद नहीं मैम, लेकिन 56 के आसपास में कुछ थे।